दोस्तों, अगर आपको सपोज मान के चलिए रसिया से, जापान से, यूरोप से, यूएस से अगर आपको कोई गुड्स बाइंग करनी है, स्वाभाविक सी बात है हम उसका पेमेंट डॉलर में करना होता है। कोई भी कंट्री आज रुपए को पेमेंट के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करता है। क्वेश्चन यही है कि जिस तरीके से हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए डॉलर का यूज करते हैं, इंडियन करेंसी का यूज क्यों नहीं होता। कोई भी कंट्री आज रुपए को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के सेटलमेंट के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करता है। वजह क्या है? साथ ही साथ क्वेश्चन यहां पर बनता है कि जो इंडियन करेंसी है वो इंटरनेशनल करेंसी क्यों नहीं है, और ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिससे इंडियन करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी में कन्वर्ट किया जा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले तो यह जानने का कोशिश करेंगे कि इंडियन करेंसी इंटरनेशनल करेंसी क्यों नहीं है, और साथ ही साथ हम यह भी पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट को, आरबीआई को ऐसे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिससे इंडियन करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। दोस्तों, अभी आपने सुना भी होगा कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। लेकिन आज स्थिति यह है कि पिछले 2 महीने के अंदर अंदर रुपया 82 रुपए से गिर के 87.5 रुपए तक पहुंच चुका है। तो इस वीडियो में समझते हैं कि इंडियन करेंसी को आज इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जाता है। दोस्तों, एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से समझेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे इंडियन करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आपको ये वीडियो समझ आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चलिए एक बड़े बेसिक एग्जांपल से लेते हैं। मान के चलते हैं कि 2 कंट्री हैं, जिसमें एक हमारा इंडिया है और एक दूसरा कंट्री है यूएसए। और एज्यूम करते हैं कि सपोज इंडिया $1 लाख का सामान, कोई प्रोडक्ट यूएसए से इंपोर्ट करता है। स्वाभाविक सी बात है, अगर इंडिया यूएसए से $1 लाख का सामान इंपोर्ट करेगा तो उसे $1 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम सामान परचेस कर लें, इंपोर्ट कर लें और पेमेंट ना करें, पेमेंट तो करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यह है, एज्यूम करते हैं कि इंडिया के पास पेमेंट करने के लिए डॉलर नहीं है और वो यूएस से एक रिक्वेस्ट करता है कि आप जो पेमेंट है इंपोर्ट का वो रुपीज में एक्सेप्ट कर लीजिए। और यूएस भी सोचता है कि चलो यार, इंडिया हमारा पुराना बिजनेस पार्टनर है तो चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एज्यूम करते हैं कि सपोज $1 का जो रेट है वो 80 रुपीज है। इसका मीन्स दोस्तों यह हो गया कि इंडिया इस $1 लाख के बदले में 80 लाख रुपीस का पेमेंट कर देगा यूएसए। और जब 80 लाख रुपीस इस यूएसए के पास होंगे तो ये 80 लाख रुपीस का फॉरेक्स रिजर्व बन जाएगा यूएस के अंदर। अब दोस्तों, एज्यूम करो कि इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट होके, देखो आप कितनी स्पीड के साथ डेप्रिशिएट हो रही है, डेप्रिशिएट होके सपोज $1 का जो रेट है ये 100 रुपीस हो जाता है। तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, ध्यान से समझना। ये जो $1 लाख था, इसकी वैल्यू 80 लाख रुपीस थी जिस समय इंडिया ने पेमेंट किया यूएसए को। और जब $1 का रेट 100 रुपए हो जाता है तो ये जो 80 लाख रुपीस यूएसए के पास है, स्वाभाविक सी बात है इसकी वैल्यू केवल अब $80,000 रह जाएगी। सिंपल वजह यह है कि $1 का रेट हो गया है कितना, 100 रुपीस। अब सोच के देखिए, 80 लाख रुपीस की वैल्यू कुछ समय पहले यूएसए के पास $1 लाख के इक्वल थी, और जब रुपया डेप्रिशिएट हुआ
तो इस 80 लाख रुपीस की वैल्यू $80,000 रह जाती है। यानी कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि यूएसए को इस ट्रांजैक्शन में 20% का लॉस हुआ, क्योंकि जो 80 लाख रुपीस पहले $1 के इक्वल थे, वही 80 लाख रुपीस की वैल्यू अब $80,000 के इक्वल हो जाती है। सिंपल बात यह है कि यूएसए को 20% का लॉस हुआ। वजह तो सिंपल यह है कि यूएसए इंडिया के साथ दोस्ती निभा रहा था, और इस दोस्ती का रिजल्ट यह हुआ कि पेमेंट रुपए में एक्सेप्ट कर लिया, और पेमेंट जब रुपए में एक्सेप्ट कर लिया और जब रुपया डेप्रिसिएट हुआ तो ये लॉस हो गया किसको? यूएसए को। अब सोच के देखो, इंडिया फिर से $1 लाख का सामान इंपोर्ट करे यूएसए से, और फिर से यूएसए को बोले कि आप हमसे रुपए में पेमेंट ले लो। क्या दोस्तों लगता है यूएसए एक्सेप्ट करेगा? वो तो तुरंत ये कहेगा, भाई सुन ले, पेमेंट तो मैं डॉलर में ही लूंगा, और नहीं है तो मत खरीद सामान, कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन यही है कि ये जो यूएसए है, इसने रुपए में पेमेंट एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? सिंपल बात यह है कि रुपए के डेप्रिसिएट होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, और अगर रुपया डेप्रिसिएट होगा तो जो कंट्री अपना फॉरेक्स रिजर्व रुपए में मेंटेन करेगा उसको लॉस होगा, और अगर करेंसी बहुत ज्यादा डेप्रिसिएट हो गई दोस्तों, तब क्या होगा? उसके फॉरेक्स रिजर्व की वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन हो सकती है, और उसका सेंट्रल बैंक तक इंसॉल्वेंट होने के कगार पर पहुंच जाएगा। यही कारण है कि इंडियन करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता। मुझे लगता है आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि इंडियन करेंसी की हिस्ट्री आप देखोगे तो उसका डेप्रिसिएशन हमेशा से हुआ है, और जो करेंसी जितनी ज्यादा डेप्रिसिएट होगी, उसके अंदर जितनी कम स्टेबिलिटी होगी, कंट्री उस करेंसी को अपने फॉरेक्स रिजर्व में मेंटेन करने से बचेंगे। और यही कारण है कि इंडियन करेंसी इंटरनेशनल करेंसी नहीं है। इट मींस अगर हमें इंडियन करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी में कन्वर्ट करना है, यानी हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि अगर इंडियन रुपीस को इंटरनेशनल करेंसी में कन्वर्ट किया जाए, तो हमें सबसे पहले प्रयास तो यह करना पड़ेगा कि हमें अपनी करेंसी को स्टेबल बनाना पड़ेगा। अगर हमारी करेंसी स्टेबल नहीं है तो वो इंटरनेशनल करेंसी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अब क्वेश्चन यही बनता है कि इंडियन करेंसी को स्टेबल कैसे बनाया जाए। आप देखो 82.5 से तो लुढ़क लुढ़क के अभी 2 महीने के अंदर 87.5 तक पहुंच गया, और आज तो आपको पता भी होगा कि गवर्नमेंट ने रेपो रेट 0.25% कट किया, तो आप देखना 1-2 दिन के अंदर 88 को भी क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम करने का इफेक्ट सीधा सीधा रुपए पर आएगा, और रुपए की वैल्यू डाउन होगी और 88 रुपीज को भी क्रॉस कर जाएगा। हो सकता है शाम को ही मार्केट जब क्लोज हो तो 88 रुपीज के लेवल को क्रॉस कर जाए रुपया। क्वेश्चन यह है कि इंडियन करेंसी को डेप्रिसिएट होने से कैसे रोका जाए, क्योंकि जब तक इंडियन करेंसी डेप्रिसिएट होती रहेगी, यह इंटरनेशनल करेंसी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। दोस्तों, इस करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी में कन्वर्ट कैसे करें, या रुपए को कैसे डेप्रिसिएट होने से रोका जाए, चलो समझते हैं। देखिए, हमारी जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, वो जितनी करेंसी इश्यू करती है उतनी करेंसी के इक्वल अपनी एसेट्स को मेंटेन करती है। मैं आरबीआई की बैलेंस शीट से आपको एक बार समझाता हूं, ध्यान से पहले समझिए कि आरबीआई की जो बैलेंस शीट है वो कैसे काम करती है। देखिए, आरबीआई की बैलेंस शीट में सबसे फर्स्ट आता है गोल्ड रिजर्व। एज्यूम करते हैं आरबीआई के पास 500 करोड़ रुपए का गोल्ड रिजर्व है। वैसे तो 70 ट्रिलियन रुपीस की बैलेंस शीट है आरबीआई की। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं कि करेंसी को इश्यू कैसे करना है। सेकंड, फॉरेन करेंसी एज्यूम करते हैं $1,000 की है या 1,000 करोड़ रुपीस की है। आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन दिया, या एज्यूम करते हैं उसके टी बिल को डिस्काउंट किया है,
तो टी बिल को आरबीआई ने अपनी एसेट्स बना दिया। और इस टी बिल के साथ साथ एज्यूम करते हैं आरबीआई ने किसी कमर्शियल बैंक को भी लोन दिया है। इट मींस आरबीआई की टोटल एसेट्स हो जाती हैं 3,000 करोड़ रुपए की। आपको पता होना चाहिए कि ये जितने भी कमर्शियल बैंक हैं ये अपनी डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंटेज आरबीआई के अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, दैट इज सीआरआर। ये जो सीआरआर है ये कमर्शियल बैंक के लिए एसेट्स का रोल प्ले करता है, जबकि आरबीआई के लिए उसकी लायबिलिटी है। तो एज्यूम करते हैं यहां सीआरआर रिजर्व 200 करोड़ रुपए के हैं। तो आप देखेंगे यहां इश्यू ऑफ करेंसी 2800 करोड़ रुपए की इश्यू करेगा आरबीआई। इस एग्जाम्पल को दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझना। आपने देखा होगा कि नोट के ऊपर लिखा होता है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। क्या मीन्स है इसका? इसका मीन्स सिंपल यह है कि अगर आप इस नोट को, क्योंकि एक प्रोमिसरी नोट है और आप इस नोट को लेकर के आरबीआई के पास जाते हैं, तो आरबीआई इस नोट के बदले में आपको 500 रुपए की वैल्यू पे करेगा। ये सिंपल मतलब है। पहले तो ये बताओ दोस्तों, सब जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? अगर समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैंने आपसे कहा कि 500 रुपए के नोट पर लिखा होता है मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। मींस आप इस कागज के टुकड़े को लेकर के आरबीआई के पास जाएंगे तो वो आपको 500 रुपए की वैल्यू पे करता है। अब सोच के देखिए, इस एग्जांपल में आरबीआई ने 2800 करोड़ रुपए के नोट प्रिंट किए। ये जो 2800 करोड़ रुपए के नोट प्रिंट किए हैं, सोच के देखिए अगर कल सब लोग आरबीआई के गेट पर जमा हो जाए और आरबीआई से बोला ये अपना कागज का टुकड़ा पकड़िए और आप हमारी वैल्यू पे कीजिए, तो आरबीआई से कितना अमाउंट मांगेंगे ये कंट्री? स्वाभाविक सी बात है, ये आरबीआई से 2800 करोड़ रुपए मांगेंगे। आरबीआई क्या करेगा? अपने गोल्ड रिजर्व को बेच देगा 500 करोड़ का, फॉरेन करेंसी के रिजर्व को बेच देगा 1000 करोड़ का, गवर्नमेंट के टीवी यानी गवर्नमेंट से 1000 करोड़ मांगेगा वापस, और कमर्शियल बैंक से अपने 500 करोड़ वापस मांगेगा, और 3000 करोड़ उसके पास एसेट्स बेच के आएंगे, जिसमें से 200 करोड़ रुपए की वो अपनी लायबिलिटी चुकाएगा और 2800 करोड़ रुपए आपको पे कर देगा। इट मींस आरबीआई अपनी लायबिलिटी को परफॉर्म कर सकता है। और यही कारण है कि जो 2800 करोड़ रुपए की करेंसी आरबीआई ने जो इश्यू की है, ये बच्चों ये जो करेंसी है इसके बदले में आरबीआई ने उतनी एसेट मेंटेन की है। लेकिन आप यहां देखिए आरबीआई की जो एसेट्स है ये दो पार्ट में बटी हुई है, एक सिक्योर्ड एसेट्स और दूसरा अनसिक्योर्ड एसेट्स। थोड़ा मेरी बात को ध्यान से समझिए। गोल्ड रिजर्व, फॉरेन करेंसी या आरबीआई की सिक्योर्ड एसेट्स है। मींस आरबीआई इन एसेट्स को बेच के पैसा वसूल कर सकता है। लेकिन अगर सोच के देखिए आपका कमर्शियल बैंक या हमारी गवर्नमेंट इंसॉल्वेंट हो जाए, तो क्या इस टी बिल से या इस कमर्शियल बैंक को जो लोन दिया है क्या इससे कुछ वसूली हो पाएगी? डेफिनेटली नहीं। इसका मींस ये जो टी बिल है सिंपल एक पेपर है जिसे हमारे पीएम साहब ने साइन करके दे दिया आरबीआई को। क्या इस पेपर को अगर गवर्नमेंट इंसॉल्वेंट होती है तो क्या इस पेपर को बेच करके आरबीआई को कुछ मिल पाएगा? डेफिनेटली अनसिक्योर्ड एसेट्स है आरबीआई की। आरबीआई की बैलेंस शीट में जितनी ज्यादा अनसिक्योर्ड एसेट्स होंगी, जितनी ज्यादा अनसिक्योर्ड एसेट्स होंगी, रुपए के डेप्रिसिएट होने की पॉसिबिलिटीज उतनी ज्यादा होंगी। मेरी बात को ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। इस बैलेंस शीट के अंदर जितनी ज्यादा अनसिक्योर्ड एसेट्स होंगी, रुपए के डेप्रिसिएट होने की पॉसिबिलिटीज उतनी ज्यादा होगी। दोस्तों गवर्नमेंट को जब भी लोन चाहिए होता है वो आरबीआई को अपने बॉन्ड इश्यू कर देता है
और आरबीआई उसके बदले में उसे नोट प्रिंट करके दे देता है। खुद देखिए, अगर आरबीआई सपोज गवर्नमेंट को 1500 करोड़ का लोन चाहिए तो 1500 करोड़ के यहां पेपर भर जाएंगे और यहां प्रिंटिंग मशीनरी ऑन करेगा आरबीआई और डंडल पकड़ा देगा। टोटली अनसिक्योर्ड। तो जितना ज्यादा अनसिक्योर्ड एसेट्स होगा, डेफिनेटली आपके रुपए के डाउन होने की पॉसिबिलिटीज उतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। यहां समझने की एक बात है, ध्यान से समझना। बात यह है कि अगर आरबीआई चाहता है कि करेंसी हमारी डेप्रिसिएट ना हो या कम हो, तो उसे अपनी इस बैलेंस शीट के अंदर सिक्योर्ड एसेट्स बढ़ानी पड़ेंगी। और यही कारण है दुनिया भर के सभी बैंक, सेंट्रल बैंक जिसमें इंडिया का आरबीआई भी शामिल है, पिछले 2-3 साल से लगातार अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहा है। लगातार ये गोल्ड रिजर्व बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड की बाइंग मार्केट में बहुत अच्छी खासी आ रही है। और गोल्ड रिजर्व बढ़ने की वजह से, गोल्ड की डिमांड बढ़ने की वजह से इधर गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं और इधर हमारे पास गोल्ड रिजर्व बढ़ रहा है। इट मींस जितनी ज्यादा रिजर्व करेंसी हम लोग यहां सिक्योर एसेट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, रुपए का डाउन होना उतना रुक जाएगा। मुझे लगता है आपको एक बात तो पहले ये समझ में आई होगी कि अगर आपको रुपए को इंटरनेशनल करेंसी में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो रुपए की जो डेप्रिसिएशन है उसको रोकना पड़ेगा, इसको एक स्टेबल करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन आता है कैसे? तो देखो, यहां सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने लेवल पर काम करना पड़ेगा और आरबीआई को अपने लेवल पे काम करना पड़ेगा। दोनों मिलकर जब काम करेंगे तब जाकर के हम इस रुपए को डेप्रिशिएट होने से रोक सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को तो क्या करना पड़ेगा, अपनी जो बैलेंस शीट है उसके अंदर सिक्योर्ड एसेट्स की संख्या को या क्वांटिटी को या वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? देखिए, गवर्नमेंट को सबसे पहले तो अपने फिस्कल डिफिसिट को कंट्रोल करना पड़ेगा। फिस्कल डिफिसिट जितना कम होगा, गवर्नमेंट को लोन की जरूरत उतनी ही कम पड़ेगी। स्वाभाविक सी बात है, आरबीआई की बैलेंस शीट में उतना ही सिक्योर्ड एसेट्स बढ़ता चला जाएगा। इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से भी हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट अफेक्टेड होते हैं और उसका रिजल्ट होता है कि हमारी करेंसी डाउन होती है। हमें इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में लाना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने लेवल पर और आरबीआई को अपने लेवल पर काम करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा ये जो रुपया है ये स्टेबल करेंसी में कन्वर्ट होगा। अब दोस्तों बात आती है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो करेंसी है वो इंटरनेशनल करेंसी में कन्वर्ट हो, तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि रुपए को अगर इंटरनेशनल करेंसी में कन्वर्ट करना है तो हमारी एक कंसेप्ट है फुली कन्वर्टिबिलिटी और पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का। हमको सबसे पहले तो जो रुपया आज भी इंडिया में पार्शियल कन्वर्टेबल है, आपको पता होना चाहिए कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके अंदर 2 अकाउंट मेंटेन होते हैं, करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर जो रुपया है वो पार्शियल कन्वर्टेबल है, जहां 60 और 40 का रूल चलता है आरबीआई का। हमें सबसे पहले तो अपने रुपए को अगर इंटरनेशनल करेंसी में कन्वर्ट करना है तो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा फुली कन्वर्टिबिलिटी में, यानी पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज कन्वर्ट इनटू दी फुली कन्वर्टिबिलिटी। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? फुली कन्वर्टिबिलिटी में। इसके अलावा रुपए के डेप्रिसिएशन को हमें रोकना पड़ेगा। और रुपए का डेप्रिसिएशन दोस्तों रुक कैसे सकता है? आरबीआई की बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले तो सिक्योर्ड एसेट्स बढ़नी चाहिए और लगातार आरबीआई के दुनिया के कई सारे सेंट्रल बैंक अपने यहां सिक्योर्ड एसेट्स को बढ़ाने में, आज ही देखिए आर्टिकल था बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर कि इस समय पिछले 3 साल से 2022, 2023 और 2024, इन 3 साल से इंडिया लगभग हर साल 1000 टन के इक्विवेलेंट गोल्ड बाइंग कर रहा है। पहले नंबर पर पोलैंड का सेंट्रल बैंक है जिसने गोल्ड को बाइंग किया है। तो वजह यही है कि ये अपने यहां जो सेंट्रल बैंक है उसे सिक्योर्ड एसेट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी को फुली कन्वर्टिबिलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपने फिजिकल डिफिसिट को कंट्रोल में लाना पड़ेगा और साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन है उसे कंट्रोल में रखना पड़ेगा
मैं कहूं तो जितना करना पड़ेगा जितना यूएस और यूरोप के अंदर इन्फ्लेशन है, लगभग उसके इक्वल, तब जाकर के हम रुपए को इंटरनेशनल करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कंसेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके की इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ।